सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है जिसको मास बोलते हैं और भार जिसको वेट बोलते हैं, इन दोनों के बीच की हम कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे या उसमें अंतर देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो कभी आ जाए क्वेश्चन कि द्रव्यमान और भार की तुलना कीजिए, तो फिर ये क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? मास, जिसको मास बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ में, मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई बॉडी है, उसमें कितनी क्वांटिटी है, पदार्थ की मात्रा कितनी है उसमें, वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है, उस पदार्थ की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। उस वस्तु का या उस बॉडी का क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो द्रव्यमान किसको कहेंगे? किसी भी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का या उस पदार्थ का हम उसे द्रव्यमान कहते हैं। भार किसको कहेंगे? बच्चों, भार जो होता है वो हमारी पृथ्वी के कारण से होता है। यदि पृथ्वी आकर्षण बल लगाना बंद कर देगी, हमारा भार जीरो हो जाएगा। तो भार की जब परिभाषा देंगे तो पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, उसे उस वस्तु को हम भार कहते हैं। भार किसको कहेंगे? कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है, उसे उस वस्तु को हम भार कहते हैं। और भार का फार्मूला हमेशा ध्यान रखना, W होता है mg होता है। m वस्तु का द्रव्यमान होगा, मास होगा, और g जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। तो जब भी हम भार की बात करते हैं तो भार मतलब पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को जितने बल से वो आकर्षित कर रही है, उसे उस वस्तु को हम भार कहते हैं। कोई वस्तु द्रव्यमान कम है तो उसमें कम आकर्षण बल लगेगा, द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। यानी अलग अलग वस्तु का भार क्या होगा? वो अलग अलग होगा। तो परिभाषा समझ आया होगी कि द्रव्यमान किसको कहेंगे और भार किसको कहेंगे। तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, कोई सा पदार्थ होता है, उसमें जितनी क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उस वस्तु को हम द्रव्यमान कहते हैं। और पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उसे उस वस्तु को हम भार कहते हैं। भार का फार्मूला होगा W = mg। भार क्या बल है? फोर्स है। ध्यान रखना, भार क्या है? एक तरह का फोर्स ही है। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जहाँ अपन g की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन g का उपयोग करेंगे। दूसरा हमने लिखा है, इसका मान g के मान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है, मान लो पदार्थ है, इसको यदि अपन किसी भी स्थान पर ले जाकर तोले तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मान लो जितने ग्राम का, मान लो 50 ग्राम का है तो ये हमेशा 50 ग्राम का रहेगा। ये एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो किसी भी स्थान पे यदि जाके तुलवाता है, वेट वो करता है, मास निकालता है, तो उसका मास हमेशा 60 kg का ही होगा। परंतु ये जो वेट होता है, भार जिसको हम बोलते हैं, ये अलग अलग स्थानों पर व्यक्ति का भार अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भार का फार्मूला होता है W = mg होता है। m तो कांस्टेंट हमने मान लिया कि वो तो सब जगह एक समान होता है, लेकिन जो g होता है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ध्यान रखना, ऊंचाई पे जाते हैं या गहराई पे जाते हैं या फिर हम ध्रुवों पे जाते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर इसका मान क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए जो वेट होता है वो क्या होता है? g पर निर्भर करता है। तो g का मान चूंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, इसलिए क्या होगा? भार भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। ऐसा नहीं 60 किलोग्राम के व्यक्ति यदि यहाँ है तो चंद्रमा पे तो उसका वेट 60 किलोग्राम का ही होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो वेट होता है वो कितना हो जाता है? पृथ्वी के वेट का g/6 हो जाता है, g/6। यानी वहाँ यहाँ यदि 60 किलोग्राम का है तो वहाँ कितने किलोग्राम का हो जाएगा? 6 kg का हो जाएगा। g/6 mg लगाएंगे उसमें तो g/6 हो जाएगा। यानी 60 kg का व्यक्ति चंद्रमा पर 6 kg का हो जाता है। इसका मतलब उसका वेट कम हो जाता है। यानी अलग अलग स्थानों पर g का मान अलग अलग होता है। क्यों वहाँ 60 kg का हो जाए? क्योंकि वहाँ पर g का मान होता है g/6। पृथ्वी पर जितना गुरुत्वीय त्वरण है उसका 6 भाग होता है, तो 6 से हम डिवाइड करना पड़ता है उसका जो वेट होता है, तो 6 kg का वहाँ पर हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का भार या व्यक्ति का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, जबकि ये जो मास होता है वो हमेशा सेम होता है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा, किसी पदार्थ या कण के लिए इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। यदि मान लो कोई पदार्थ है, मान लो कोई सा पदार्थ, मान लो ये मार्कर मेरे पास, इसका मास 0 नहीं हो सकता।
कुछ ना कुछ मास होगा इसका, कोई पार्टिकल है तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो किसी पदार्थ के लिए इसका जो मास होता है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटी है पदार्थ की, उससे मिलकर बना है, क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो इसमें मास जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो वेट होता है, हमने पढ़ा है कि जी का मान अनंत पे चले जाओ, अनंत मतलब जहाँ पृथ्वी का आकर्षण समाप्त हो जाता है वहाँ चले जाओ तो जी का मान जीरो हो जाता है। या पृथ्वी के केंद्र पे यदि हम जाते हैं तो भी जी का मान जीरो हो जाता है। दोनों स्थितियों में अनंत पर या केंद्र पर चले जाते तो जी का मान क्या रहेगा? जीरो। जब जी का मान जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू का मान भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी अनंत और केंद्र पर, याद रखना, अनंत और केंद्र पर किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का भार शून्य हो सकता है, होता है। लेकिन इसमें कभी भी शून्य नहीं होगा, मास कभी भी शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ उसका मास रहेगा, लेकिन वेट शून्य हो सकता है। ध्यान रखना, कहाँ पे? अनंत और पृथ्वी के केंद्र पर। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जी का मान जीरो होता है। यहाँ क्यों होता है? यहाँ भी जीरो होता है जी का मान। जब जी का मान जीरो रखेंगे तो डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसलिए किसी भी स्थान पर यानी अनंत और पृथ्वी के केंद्र पर डब्ल्यू जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है, लेकिन मास हमेशा रहेगा। फिर हमने लिखा कि इसका मात्रक केजी होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, और इसकी डायमेंशन मास की एम होती है, विमाप याद रखना। तो द्रव्यमान जब भी आए तो किलोग्राम लिखना है और इसके विमाप हम एम से प्रदर्शित करेंगे। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ये किलोग्राम भार ही प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो डायमेंशन होती है बल की हमने पढ़ा कि m/-2 होगी। अब 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब अपने मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितने न्यूटन का होता है। ध्यान रखना, 1 किलोग्राम जो भार होता है, मान लो कि 1 किलोग्राम है हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे? 9.8 न्यूटन बोलेंगे। बच्चों पता नहीं कि 1 न्यूटन क्या होता है, 10 न्यूटन कितना होता है। तो जब भी 1 किलोग्राम आपको दे दे कि भाई 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो न्यूटन कोई मात्रक नहीं है, न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन उसको किलोग्राम से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब भी 1 किलोग्राम भार आ जाए तो उसके स्थान पर अपने क्या लिखना है? 9.8 न्यूटन लिखना। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हमने लिखा है कि इसकी गणना भौतिक तुला से की जाती है, और इसकी जो तुलना होती है वो कमानीदार जो स्प्रिंग बैलेंस होती है उससे हम करते हैं। दोनों कंपेयर तोलने का अलग अलग ये होता है कि इसकी तुलना हम भौतिक तुला से करते हैं और इसकी तुलना स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उससे हम करते हैं। फिर हमने लिखा कि अदिश राशि होती है, मतलब दिशा पर निर्भर नहीं करती, कहीं पे आप तोलो या किसी भी डायरेक्शन में तोलो हमेशा सेम होती है। ये सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि बल इसमें फोर्स आता है और फोर्स की डायरेक्शन बताना पड़ेगा, हम ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, किस डायरेक्शन जा रहे हो, किस डायरेक्शन जा रहे हो। इसलिए ये जो राशि होती है, क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से दोनों में हम डिफरेंस आसानी से याद कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।